नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। क्या आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? क्या सभी दोस्त मुझे सुन पा रहे हैं? गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत। और उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे। मैं आपका गाइड ओजांक और आज मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ और वो है हाउ टू डील विद स्टेज फियर, यानी कि मंच पर लाखों की भीड़ में बोलने की कला। सभी चाहते हैं कि जब वो बोलें तो बहुत अट्रैक्शन क्रिएट हो, बहुत ध्यान से सब लोग सुने और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी बात को बड़े ध्यान से लोगों तक पहुंचा सकें। यकीनन आप भी यही चाहते हैं। तो अब हम उस चीज़ को पूरा कर सकते हैं, उस चीज़ को समझ सकते हैं। स्वागत करता हूं आप सभी का और मैं उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास से आप बहुत कुछ सीखेंगे और ये टॉपिक मेरे बहुत दिल के करीब है। जी हाँ, ये टॉपिक मेरे दिल के बहुत करीब है। लेकिन आगे बात करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आज की क्लास के लिए तैयार हैं? मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है तो आपका ढेर सारा प्यार मुझ तक पहुंचना चाहिए डेफिनेटली। और मैं चाहता हूं कि हम एक अच्छे कम्युनिकेशन के साथ आगे जुड़ें। थैंक यू सो मच। आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में और मैं आपका गाइड ओजांक और आपसे आज उस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूं जो बहुत से लोगों की समस्या है और वो होता है कम्युनिकेशन स्किल को कैसे मेंटेन करें। आप में से बहुत से लोग, ऐसा भी होता होगा, मुझे बताइएगा, कि आप क्लास में बैठते हैं और कई बार टीचर कुछ अच्छे से क्वेश्चन पूछते हैं, आपको वो क्वेश्चन याद होता है, वो क्वेश्चन पता होता है और यहाँ पर आपके गले में अटका होता है और आप बस बोलना चाहते हैं, लेकिन आप टीचर के क्वेश्चन पूछने पर भी आप जवाब नहीं दे पाते हैं और मन में एक बहुत ही बड़ी ग्लानि हो जाती है कि मुझे पता था, काश मैं बोल लेता। मन में एक बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक प्रेशर क्रिएट होता है। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि जब टीचर ने क्वेश्चन पूछा, आपको आता हुआ क्वेश्चन का जवाब आप नहीं दे पाए? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप जानते हैं इंटरव्यू में हमें बहुत खुलकर बात करनी होती है, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी रखनी होती है। अगर आप वहां नहीं बोल पाएंगे तो समस्याएं बढ़ जाएंगी। तो आज की क्लास उन सभी के लिए है जो अपने आप को एक अच्छा वक्ता बनाना चाहते हैं। और ये सिर्फ बात पढ़ने और पढ़ाने की नहीं है। कई बार रिलेशनशिप में भी अगर हम सही तरीके से बातचीत कर पाते हैं, सही तरीके से अपनी बात रख पाते हैं, तो हम अपने साथ के व्यक्ति को अपनी बातों से प्रभावित कर पाते हैं और सही कम्युनिकेशन कर पाते हैं। जैसा एक बार मैंने पहले भी कहा था, कई बार ये देखा गया है कि जो रिश्ते टूटते हैं या रिश्तों में जो दरार आती है, उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण होता है वो होता है बैड कम्युनिकेशन, यानी पुअर कम्युनिकेशन। कई बार हम जो कहना चाहते हैं उसके उलट सामने वाला हमारे मैसेज को दूसरी तरह से समझ लेता है, वो भाव भंगिमाओं को नहीं समझ पाता। तो कम्युनिकेशन की जो स्किल है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है और ये देश, आप कह सकते हैं कि जीवन के हर हिस्से में बहुत सही से काम आती है। आप दूसरों से क्या चाहते हैं, आप दूसरों को क्या देना चाहते हैं, ये सब कुछ कम्युनिकेशन से ही संभव हो पाता है। तो आज की क्लास एक ज़बरदस्त क्लास है जो न सिर्फ आपके एकेडमिक्स, साथ ही साथ आपके रिश्तों और आपके जो सामाजिक व्यवहार है उन सभी के साथ ये जुड़ता है। आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी बात कह पाते हैं, लोग उनसे बड़े प्रभावित होते हैं उनके बात करने की कला से, वो अपनी बात को बड़े अंदाज के साथ कह पाते हैं। वहीं आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नॉलेजेबल होते हैं, सही, बहुत अच्छे, काइंड हार्टेड भी होते हैं, लेकिन जब वो मुंह खोलते हैं तो कुछ ऐसी बातें कह जाते हैं जो सामने वाले व्यक्ति को बहुत हर्ट कर देती है, बहुत नुकसान पहुंचा देती है और उससे उनकी छवि यानी उनकी इमेज को भी बहुत ज्यादा नुकसान होता है। इत्तेफाक रखते हैं आप इस बात से? अगर रखते हैं तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की क्लास में ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं डील करने जा रहा हूँ। स्टेप्स आपको बताऊंगा कि क्या रीज़न हो सकता है कि जिसकी वजह से हम स्टेज फोबिया का शिकार हो जाते हैं, कैसे इससे बाहर निकलना, और जो तरीके मैं बताऊंगा उसको प्रैक्टिस आप करते हैं तो डेफिनेटली आपको पूरी लाइफ इससे बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। शुरुआत करता हूँ और मैं अपनी कहानी से ही इस चीज़ को आगे लेकर चलता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मंच पर लाखों की भीड़ में बोलने की कला, यानी हाउ टू डील विद स्टेज फियर। तो हाउ टू डील विद स्टेज फियर, यानी कि हम मंच पर जब हमें फियर होता है तो हम उससे कैसे डील कर सकें। ये टॉपिक मेरे दिल के बड़ा करीब है। आज जब मुझे आप सुनते हैं तो मैं घंटों धारा प्रवाह बोल सकता हूँ। ये टॉपिक वाकई में मेरे जीवन का एक वास्तविक टॉपिक है। ये कोई फंडामेंटल नहीं है कि कुछ भी आपको बता दिया। इस चीज़ को मैंने डील किया है। मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूँ। ये जो चेहरा आप देख रहे हैं, इस चेहरे को मैंने रियल लाइफ में फेस किया है। बात उन दिनों की जब मैं अपना पहला पेपर प्रेजेंटेशन देने गया था स्टूडेंट लाइफ में, और वहाँ पर कई कॉलेज के बच्चे आए थे, तो इंटर कॉलेज कंपटीशन हुआ करता था।
और मैं पढ़ने में थोड़ा ठीक ठाक था, तो मैंने बड़ी मेहनत करके अपने सारे प्रेजेंटेशन को तैयार किया था। साइंस के ऊपर, एक इंजीनियरिंग के ऊपर एक जो है प्रेजेंटेशन था। मेरा पहला जो है वो स्टेज, हम जिस एनवायरनमेंट से आए थे वहाँ पर हम इस तरह से कभी खुला हुआ हमारा माहौल नहीं था, राइट। तो हम ज़्यादा कभी लोगों के सामने बोलते नहीं थे, परिवार में भी बड़ा डिसिप्लिन हुआ करता था, तो ज़रूरत से ज़्यादा बोलना अलाउ नहीं था। हमें कुछ ऐसा कैरिकुलर एक्टिविटी हमारे कॉलेज या स्कूल में ऐसी नहीं थी जिसकी वजह से हमारी पर्सनालिटी निकल कर आ सके। बड़ी सिंपल स्कूलिंग हुई है, बड़ी शांत जो है शांत माहौल में और बड़े अनुशासन के माहौल में हुआ है। तो ऐसा कुछ रहा नहीं था। तो एक तरह से बहुत लंबे समय तक अगर मैं बात करूं तो 12th तक मैं बहुत इंट्रोवर्ट हुआ करता था, अंतर्मुखी लड़का हुआ करता था, ज़्यादा किसी से मिलना जुलना नहीं, ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करना, अपने काम से काम रखना, बिल्कुल आज की मेरी इमेज से बिल्कुल उल्टा। तो जब हम गए कॉलेज में तो वहाँ पेपर प्रेजेंटेशन देना था, हम भी गए, मैंने बड़ी मेहनत से तैयार किया। और जब बात आई प्रेजेंटेशन देने की तो वहाँ दो लोगों का ग्रुप था, मतलब मैं और मेरा दोस्त। पेपर प्रेजेंटेशन मैंने तैयार किया था, वो बोलने में थोड़ा अच्छा था तो उसने अपनी बात कहनी शुरू की। लेकिन लास्ट में क्या हुआ कि जैसे ही मैंने प्रेजेंटेशन खत्म कर दिया, वहाँ सामने से जो जज बैठे, ज्यूरीज बैठे, तो उन्होंने क्वेश्चन पूछना शुरू किया। और लिटरली कहिए कि मैंने उस प्रेजेंटेशन को पूरा तैयार किया था, लेकिन सेम ऐसे मेरी हालत थी, हाथ में माइक था और मैं कांप रहा था बुरी तरीके से। और वो जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा था वो मेरे ऐसे गले में फंसा हुआ था, मुझे पता है इसका जवाब क्या है, बट मैं वहां बात ही नहीं कर पा रहा था। मैं थर 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 कांप रहा था और ऐसा लग रहा था कि धरती फट जाए और इसमें मैं समा जाऊं, इतना मुझे डर लग रहा था, इतने मेरे पैर कांप रहे थे कि वो एक सिंपल सा क्वेश्चन है जिसका जवाब मुझे पता है, मैं आसानी से उसका जवाब दे सकता हूं, लेकिन लिटरली मैं उसका जवाब नहीं दे पाया। डर के मारे मेरी हालत खराब हो गई, मैं बोल नहीं पाया। मैं आज भी उस डर को महसूस करता हूं, उस डर को देखता हूं, मैं अपना फेस याद करता हूं कि कैसे मैं कांप रहा था और लोगों की आंखें कैसे मुझे एक हास्यास्पद नजर से, एक हंसी वाली नजर से मुझे देख रही थी। और लिटरली उसके बाद मैं बहुत टूट गया था और एक आंखों में आंसू आ गए थे, बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय। ऐसा लग रहा था कि मैंने कसम खा ली कि मैं कभी अब बोलूंगा ही नहीं, मैं कभी स्टेज पे जाऊंगा ही नहीं, मैं पढ़ने में ठीक हूं, मैं लिख अच्छा लेता हूं, मैं अपना ये काम करूंगा। लेकिन फिर मेरे एक टीचर ने मुझे प्रोत्साहित किया, मुझे बताया कि नहीं देखो, इससे आगे निकलना, कोशिश करो। और फिर मैंने लगातार कोशिश किया और लगातार कोशिश करते करते फिर एक और हार, फिर एक और हार, और धीरे धीरे आज जब आप मुझे देखते हैं तो मैं नॉन स्टॉप कई शब्दों, बहुत ही विहंगम विषयों के साथ, इंटरडिसिप्लिनरी, यानी कि एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट, दूसरे से तीसरे, मैं बहुत अथॉरिटी के साथ इंटर कर जाता हूं। तो आखिर उस इंट्रोवर्ट लड़के की जर्नी आज एक एक्सट्रोवर्ट, नॉन स्टॉप बोलने वाले और सभी विषयों पर पूरी कमांड, भाषा की शुद्धता के साथ, विचारों की शुद्धता के साथ बोलने वाले, एनर्जी लेवल के साथ बोलने वाले व्यक्ति की कहानी क्या थी, डेफिनेटली आप जानना चाहते हैं। अगर हाँ जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपने खुद को कैसे बदला। और निश्चित रूप से जो आज की ये कहानी है, ये मेरी अपनी कहानी है, मैंने कैसे चीजों को बदला वो मैं आपको बताना चाहता हूं, ताकि आप भी इसी तरह धारा प्रवाह बोल सकें, लोग आपको सुन सकें, आपको फॉलो कर सकें, और सबसे बड़ी बात है आप अपने विचारों को सही रूप से संप्रेषित यानी कम्युनिकेट कर सके। ये एक बहुत बड़ी स्किल होती है जो इंसान को इंसान बनाए रखने में बहुत मददगार होती है। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। अगर आप मेरी कहानी सुनना चाहते हैं, मैंने खुद को कैसे बदला और मेरे साथ क्या हुआ था, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो ये जो स्टेज फियर है दोस्तों, ये हम में से ज्यादातर लोगों के साथ होता है। मैं तो स्टेज तक पहुंचा, मेरे बहुत से साथी थे, बोले अरे हमसे नहीं होगा पेपर प्रेजेंटेशन, हम ना जा रहे, हम ना जा रहे। तो आप, कई लोग तो डर के मारे जाते ही नहीं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं कि हाउ टू डील विद स्टेज फियर, यानी मंच पर बोलने, भीड़ में बोलने, पब्लिक स्पीकिंग की जो ताकत होती है उसको कैसे डेवलप किया जा सकता है। आपने भी कई स्पीकर्स को सुना होगा, मुझे सुन रहे हैं, प्रभावित होते हैं बोलने के तरीके से, बातों को सुनते हैं, फॉलो करते हैं। तो डेफिनेटली आपके अंदर भी ये पावर है, बस उस पावर को निकालने का तरीका आज मैं इस क्लास में आपसे शेयर करने जा रहा हूं। तो डेफिनेटली आपको उससे बहुत बेनिफिट होगा। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि स्टेज फियर होता क्या है, राइट, ये डर क्या होता है। मुझे अभी बहुत अच्छी तरह से याद है कि मैं 12वीं तक जो है वो विद्या मंदिर में पढ़ा हुआ स्टूडेंट था, यानी प्योर बॉयज स्कूल। और बॉयज स्कूल अगर यहाँ पर कोई होगा, आजकल कोएड का जमाना है, लोग पढ़ते हैं, अगर यहाँ पर कोई प्योर बॉयज स्कूल में होगा तो हमारे लिए जो दुनिया का सबसे कॉम्प्लेक्स विषय हुआ करता था, दुनिया में सबसे ज्यादा फियरफुल चीज होती थी, वो किसी लड़की से बात करना होता था। मैं आपको ट्रूली बता रहा हूँ। और ज्यादातर अगर केवल बॉयज स्कूल में अगर आप शुरुआत से पढ़े हैं तो आपको ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आती है, आप कम्युनिकेशन नहीं कर पाते। तो अगर
किसी लड़की ने हंस दिया या किसी लड़की ने कुछ बात कर ली तो हम कांपने लगते थे, हमें लगता था हम एलियन से सीधे बात करने लगे हैं। तो एक ऐसा भी समय था, और जब उस पेपर प्रेजेंटेशन में मैं था तो वहां पर एक गर्ल्स का ग्रुप था, उसने हंस दिया जब मैं नहीं बोल पा रहा था या मैं कांप रहा था, तो हंस दिया। वो हंसी इतनी खतरनाक मुझे लगी कि मैं और ज्यादा डर गया कि भाई मुझे अब कभी नहीं बोलना, मेरी बहुत बेइज्जती हो गई है। तो स्टेज फियर के कई चरण होते हैं, और ये जो फियर फोबिया में कन्वर्ट हो जाता है तो आपका उससे निकलना असंभव हो जाता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने इस जो स्टेज फियर है यानी जो कम्युनिकेशन फियर है उसको फोबिया में बदलने से रोकना पड़ेगा। उससे पहले आपको इसका इलाज करना पड़ेगा, नहीं तो अब जिंदगी भर आप इस डर से कभी भी नहीं निकल पाओगे, आपके हाथ पैर कांपने लगेंगे। तो चलिए सबसे बात करते हैं कि आखिर स्टेज फियर का कारण क्या होता है, कॉजेज ऑफ स्टेज फियर। तो सबसे पहली बात होती है कि हम दूसरों के नजरिए से खुद को देखने लगते हैं। जहां जहां मेरी बात अच्छी लगे, एक सिंपल सी हार्ट की इमोजी भेज देना, मुझे लगेगा कि हाँ मेरे स्टूडेंट मुझे ध्यान से सुन रहे हैं और मेरी बात उन तक पहुंच रही है। जो मैंने खुद की अपनी लाइफ से रियलाइज किया है वो ये था कि लोग क्या कहेंगे। मैं हमेशा अपनी इमेज को दूसरों की नजर से देखता था, हमेशा। ये एक इंपॉर्टेंट है कि मैं उनकी नजर से कैसा दिख रहा हूं, मैं सही से कपड़े पहने कि नहीं पहने हैं, लोग हंस तो नहीं देंगे, मेरे बारे में कैसी बातें करेंगे। तो ये सबसे पहली स्टेज होती है जब आपको डर लगने लगता है, स्टेज फियर हो जाता है। तो हमारा सबसे बड़ा रोग होता है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। ये जो पहला कारण होता है वही हमें एक पब्लिक स्पीकिंग से रोक देता है। जब हम ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग हंसेंगे। क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि ओजांक के इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट बनने के पीछे एक क्षण था, एक ऐसा जो है चीज थी, एक ऐसी घटना थी जिसने मुझे बदल के रख दिया, और यहीं से मैं आपको वो चीज बताऊंगा। दूसरा, रिकॉग्नाइजिंग द सिम्टम, कि क्या वास्तव में आपको डर लगता है, कैसे फील होता है। जब भी आप पब्लिक स्पीकिंग के लिए जाएंगे तो सबसे पहले चीज जो होती है वो ब्लैकआउट होती है। मतलब अचानक से आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ काला काला सा होता चला जा रहा है। कितने लोगों ने ये कोशिश की है कि जब वो किसी के सामने खड़े होकर बोलने जाते हैं, जब तक आप सामने चेयर पे बैठे हुए हैं, ठीक है, आप जब तक आप चेयर पे बैठे हुए तब तक आपको लगता है कि अरे मुझे ये भी आता है, मुझे ये भी आता है, अरे ये मैम ने सवाल पूछा है, सर ने सवाल पूछा, मुझे ये आता है, बताते रहना अगर मैं सही बोल रहा हूं तो। लेकिन जैसे ही आपको स्टेज पे बुलाया जाता है या क्लास के बीच में बुलाया जाता है, आप अचानक से ऐसा लगता है कि सब कुछ गायब हो गया, सब कुछ वहां से मिट गया, ब्लैकआउट हो जाता है। दूसरा क्या सेगमेंट होता है, शिवरिंग शुरू हो जाती है, आप कांपने से लगते हैं, अजीब सा आपको कपकपाहट शुरू हो जाती है। मतलब ऐसा लगता है हाथ पैर कांप रहे हैं, बॉडी पे कंट्रोल नहीं हो रहा है, पैरासिम्पैथेटिक नर्व एक्टिव हो गई, क्या बोले, सांस फूलने लगती है कई लोगों की। कई लोगों को ऐसा लगता है कि कुछ भी बोल रहे हैं, फंबल करने लगते हैं, हकलाने से लगते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो आप मुझे बताइए कि क्या वास्तव में ऐसा होता है। जब आप कभी आपने पब्लिक स्पीकिंग नहीं की तो आपके हाथ ऐसे कांपेंगे। ठीक है, जब मैंने पहली बार माइक पकड़ा था अपनी आवाज सुन के, ये किसकी आवाज है भाई, मैंने जब स्पीकर में सुना तो मैंने कहा मैं बिल्कुल ही जो है हड़बड़ा गया, राइट। तो यहां पर जो है सबसे इंपॉर्टेंट, तो ये जो चीज है वो बड़ी खतरनाक होती है, जो कॉज ऑफ स्टेज फियर होता है। अब मेरी कहानी क्या थी मैं आपको बताता हूं। तो जैसा कि पहला पेपर प्रेजेंटेशन और मेरी बड़ी बेइज्जती हुई, बेइज्जती हुई नहीं, मैंने बेइज्जती को अनुभव किया। मैंने खुद के अंदर समझ लिया कि लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, मैं इसके योग्य नहीं हूं। मैं ये नहीं समझ पाया कि मैं अपने दोस्तों से अलग हटके आज मैं इस मंच पे पहुंचा हूं। तो मैंने क्या किया, अपने अंदर एक ग्लानि, अपने अंदर एक शर्म की भावना रख ली, अरे यार मेरे बस का नहीं है, मैं एक अच्छा स्पीकर नहीं हो सकता, और मैंने गिव अप कर दिया वहां पे। मेरे टीचर ने मुझे मोटिवेट किया, मुझे बताया कि आपको करना चाहिए। एक अंदर से आग आई कि नहीं, नहीं सीखूंगा तो आगे काम नहीं चलेगा, रास्ते बंद हो जाएंगे। लेकिन आगे चल के रहा, कई बार मैं गया पेपर प्रेजेंटेशन में और लगातार फेल होता रहा। मतलब मुझे कभी अच्छा स्पीकर वहां नहीं बोला गया। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार लगातार मैं हारता चला गया। आप ये मत समझिएगा कि लाइफ एक ही झटके में चेंज हो जाती है। एक घटना ने मुझे बदल के रख दिया। वो घटना ऐसी थी कि एक कंपटीशन था, इंटर स्टेट कंपटीशन, जिसमें मुझे नहीं जाना था, एक्चुअली में मेरे दोस्त को जाना था। वो एक स्टेट लेवल पे कंपटीशन हुआ करता था। तो उसके पास पास था, उसने कहा अरे यार संडे कौन जाएगा अपना टाइम खराब करने, मैं मूवी जा रहा हूं, तुम ये मेरा पास ले लो। मैं उसकी पास पे चला गया, चलो भाई चलते हैं, मेरे पास कोई ऐसा काम धाम नहीं है। तो चला गया। वहां पे शुरुआत में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे और क्विक रैपिड थे, तो कुर्सी पे बैठ के करना था आराम से। मैंने कहा ये तो बड़े आराम से हो जाएगा। तो क्या हुआ कि मैं वो कंपटीशन आगे क्वेश्चन का आंसर देता रहा, तड़ातड़ आगे बढ़ता रहा। फाइनल स्टेज तक हम लगभग पहुंच गए। फाइनल स्टेज में टाई हो गया, लड़के और लड़कियों के बीच में रैपिड क्वेश्चन हुआ और दोनों टाई हो गया। एक ग्रुप जो है वहां 3-3 का ग्रुप बनाना था, 3 लड़कों का, हमारा जो दोस्तों का ग्रुप था 3 लड़कों का, और 3 लड़कियों का ग्रुप था। अब क्या हुआ, वो लास्ट राउंड में टाई हो गया, रैपिड फायर में भी वो टाई हो गया। अब क्या हुआ, अब सबको जो है निकलकर मंच तक आना था। एक बहुत बड़ा सा स्टेज बना हुआ था, हजारों की भीड़ थी।
मैंने जिंदगी में कभी इतनी भीड़ इकट्ठे नहीं देखी थी। और हमें बुला लिया गया मंच पे। अच्छा, हम तो लड़कियां जो थी वो सब एमबीए की तैयारी कर रही थी, फर्राटेदार इंग्लिश, बढ़िया एकदम, एसेंट भी एकदम गजब। और हम तो है वो उजड़े चमन की तरह वहां पहुंच गए थे। हमारा तो ऐसे ही था कि बस अपना ऊपर टी शर्ट डाल लिया, नीचे वो क्रीज वाली पैंट थी, कोई कॉम्बिनेशन नहीं था। किसी ने सैंडल पहनी थी, किसी ने जूता डाल लिया था, और स्पोर्ट्स शूज, वो भी मतलब फॉर्मल पैंट के नीचे स्पोर्ट्स शूज पहने हुए थे। तो हम पूरी तरह से अपनी दुनिया में मस्त थे। हम पहुंच गए। अब स्टेज पे जाते ही भाई साहब ये पैर जैसे जैसे सीढ़ियां चढ़ रहे थे, बस ऐसा लग रहा था यमदूत के दरबार में हम पहुंच रहे। ये मैं आपको लिटरल एक अपनी एक्सपीरियंस बताता हूं कि जिंदगी एक क्षण में कैसे बदलती है। अब सामने लड़कियों की टीम, लड़कों की टीम, क्वेश्चन राउंड खत्म हो चुका है, टाई हो गया। अब बात आई बोलने की। तो 3 ऐसे कुर्सियां लगी हैं, 3 ऐसे कुर्सियां लगी। लड़कियों ने बोलना शुरू किया। क्या फर्राटेदार तरीके से अपना इंट्रोडक्शन उसमें था कि आप अपने बारे में कितने अच्छी तरीके से बता सकते हैं पूरी ऑडियंस को, और जिसका सबसे अच्छा रहेगा वैसी को जो है वो अवार्ड दिया जाएगा। तो भाई उन्होंने बोलना शुरू किया। एक ने बोला, ऐसा लगा बीबीसी लंदन ट्यून हो गया है। हमने कहा भाई, अब हमने जो है कुर्सी धीरे धीरे हत्थे पकड़ने शुरू किया। नहीं, हम अब धीरे धीरे पंजों के बल आ रहे थे कि कोई देखे ना हम स्टेज से भाग लें। अच्छा, स्टेज था ऊंचा, भाग भी नहीं सकते थे। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, दूसरे ने बोलना शुरू किया, और अच्छी इंग्लिश, और अच्छे फर्राटेदार तरीके से। अब तो हमने कहा भैया हमारा यहाँ कोई जगह है नहीं, यहां तक पहुंच गए, बहुत है, मोर देन इनफ है। फिर तीसरा हुआ, वो भी ऑसम, एक से बढ़िया। अब हम लड़कों की बारी आई। तो पहले एक ने बोला हेलो, अब उसने माई माई आई माई नेम। अब भैया जब उसने बोलना शुरू किया और जनता ने उधर ठहाके मारने शुरू किए, आई माई आई, तो माई सेल्फ रवि कुमार, ऐसे बोलना शुरू किया। अब तो मैंने पूरा डिसाइड कर लिया, भाड़ में गया बोलना, उठो बेटा जल्दी से देखो कहीं से रास्ता मिले और यहां से भाग लो। ये वास्तविक घटना है। फिर मेरे दूसरे दोस्त का नंबर, सबसे लास्ट नंबर मेरा था। अब उसकी भी वही हालत, वो टूटी फूटी आई माई इज एम आर में हम लड़कों की पूरी जो है वो बात हो जाया करती थी। उसकी भी वही हालत। अब तो मेरे सामने एकदम ब्लैकआउट, एकदम ब्लैकआउट, कुछ मुझे दिखा, वैसा लग रहा था कोई हॉल में ही नहीं, चारों तरफ ब्लैक होल ही ब्लैक होल है। ऐसी स्थिति हो गई थी। मैंने डिसाइड कर लिया मैं क्विट करूंगा। मैं समझ जाऊंगा कि मैं चलो लास्ट राउंड तक पहुंचा, इतना बहुत है, इतने हजार बच्चों में यहां तक पहुंच गया। देन सडनली कुछ ऐसा हुआ कि अंदर से आंख बंद की, मैं कांप रहा था डर के मारे बुरी तरीके से। फिर अचानक से हुआ कि क्या हुआ। अभी तक मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, भाई साहब इन पे लोग हंस रहे, मेरे ऊपर कितना हंसेंगे। तो मेरे दिमाग में लोगों की इमेज हावी थी, बड़े ध्यान से सुनना, लोगों की इमेज हावी थी मेरे ऊपर। मैं उनके मुझे कानों में सुनाई पड़ रहा था, लोग हंस रहे हैं, ठहाके लगा रहे हैं, मेरी बेइज्जती कर रहे हैं, अंडे टमाटर फेंके जा रहे हैं। जो जो मैंने पिक्चरों में देखा था सारे सीन आ गए। अगर आप में से कभी भी कभी भी जो है, तो अगर यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको इस तरह के कभी फीलिंग आएगी, आप देखना कि इस तरह की सारी चीजें आपके कान में आ जाती हैं। अब इस तरह से अगर आप देखें ध्यान से तो बहुत ज्यादा चीजें जो है वो होने लगी। अब मुझे लगा कि भाई अब ये छोड़ के भागो, लेकिन सडनली अचानक से मैंने अपने आप को टर्न किया और अचानक से कुछ इनसाइट डेवलप हुए, मुझे नहीं पता वो क्या था, कि मैंने अपने आप से सोचा कि लोग मुझ पर हंसेंगे। क्या हुआ, समझो कि मैं कॉमेडी करने आया हूं, लोगों को हंसाने आया हूं। सिर्फ एटीट्यूड अपना चेंज किया, सिर्फ अपना नजरिया चेंज किया। और देखिए क्यों कहा जाता है कि नजरिया चेंज करते ही जिंदगी बदल जाती है। आप एक छोटी सी बात इसको समझिएगा कि जैसे मैंने लोगों के नजरिए से खुद को देखने की बजाय खुद के नजरिए से खुद को देखना शुरू किया, अचानक से मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। मैंने कहा लोग हंसेंगे तो चलो मैं हंसाता हूं। और मैंने क्या किया, वो जहां सारे इंग्लिश बोल रहे थे मैंने हिंदी में अपनी बात कही। मैंने अपना परिचय हिंदी में दिया, अपने नाम का मजाक बनाया, बहुत कि लोग मेरा नाम जल्दी समझ नहीं पाते हैं ये वो, और बहुत अच्छे तरीके से परिचय दिया। और परिचय देने के बाद चुपचाप अपनी कुर्सी में आके बैठ गया। मुझे पूरा ये उम्मीद थी कि भाई मुझे तो प्राइज वाइज मिलना नहीं है, ये बात मैं समझ चुका था। लेकिन जब अनाउंसमेंट की बारी आई तो थर्ड सेकेंड, अब मैं समझ मेरा नाम तो आना ही नहीं, 6 में से अब जब सेकेंड तक भी नहीं तो कुछ भी नहीं। लेकिन जब फर्स्ट प्राइज की बात हुई तो जज ने जो कहा कि हम इस लड़के की बॉडी लैंग्वेज देख रहे थे कि इसने कैसे, ये शुरुआत में जब उठा अपनी कुर्सी से तो ऐसा लग रहा था इसका शरीर कितना भारी है, ये असमंजस में था, इसके चेहरे पे दिखाई पड़ा। लेकिन इसने समझा कि मुझे यहां इंग्लिश में नहीं बोलना है, मुझे अपनी बारे में बात करना है। इसने हिंदी में बात की और ये मंच पे जाकर खड़ा हुआ और इसने अपनी बात को बहुत अच्छे तरीके से रखा, लोगों को एंटरटेन किया और लोगों ने इस पे बहुत तालियां भी बजाई।
और इसने इस बात को समझा कि लोगों के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए हमने कहा था, अपने बारे में बताने का मतलब होता है कि खुद को कितने बेस्ट तरीके से अपना बेस्ट वर्जन लोगों के सामने रख सकते हो। हमने ये नहीं कहा था कि अपनी बात को इंग्लिश में रखनी है, केवल हिंदी में रखनी, कुछ नहीं कहा था। इसने वो चीज पकड़ी और जब मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मुझे वहां पर फर्स्ट प्राइज दिया गया, तो एक ही क्षण में मैं छोड़कर भागने वाला था और एक ही क्षण में मैं उस पूरे सेगमेंट का विजेता बन गया। और वहां से जो मुझे जो चीज मिली, यानी कि जो एनॉर्मस गेन मुझे मिला है, हमेशा के लिए मैंने अपने डर को मार डाला, हमेशा के लिए। क्योंकि एक बार तुमने उस डर का गला दबा दिया, उस डर को फेस कर लिया, फिर दोबारा डर तुम्हारी जिंदगी में आ ही नहीं सकता। यही डर का सिद्धांत है। वो केवल तुम्हें तब तक डराता है जब तक तुम डरते रहते हो। जिस दिन तुमने डरने से मना कर दिया है, उसको फेस कर लिया, उसी दिन वो खत्म हो जाता है। क्योंकि मुझे ये डर था लोग क्या कहेंगे, हंसेंगे, हंसने की आवाजें, मजाक उड़ाने की आवाजें, मैं कितना गंदा सा दिख रहा हूं, मेरे कपड़े कितने पुराने से, कुछ मैं उनके नजरिए से खुद को देखता था। और जब मैंने ये सब कुछ बंद कर दिया, खुद के नजरिए से खुद को देखा कि मैं आम कॉमेडियन, मैं अपने बारे में खुलकर बात करूंगा, अपने बारे में मैं जो लोगों को हंसाऊंगा, अचानक से मेरा एटीट्यूड ही चेंज हो गया। और वहीं से एक ऐसे ओजांग का जन्म हुआ जो वाकई में एक्सट्रोवर्ट था, जो फियरलेस होकर बात कर सकता था, जो किसी भी मंच पर, कितनी भी भीड़ में, कितनी भी कॉम्प्लेक्स ऑडियंस के साथ वो डील कर सकता था। और हाल ही में मैं एक स्कूल में गया था और वो बहुत एक अलग इलाके में, वहां के बच्चों को जबरदस्ती बिठाया गया था कि भाई आ रहे तो ये जबरदस्ती बैठ लो। और बहुत ही अजीब तरीके का जो है वो मॉड्यूल था उनका, एकदम लेथार्जिक से वो क्रिटिसाइज करने मुझे आए थे। जैसे मैंने बोलना शुरू किया, हूट करना शुरू कर दिया उन्होंने, क्योंकि उनका अपना इलाका, भाई आराम से मस्त है, हमारे यहां आए। लेकिन उस ऑडियंस को मैंने इतने अच्छे से डील किया कि लास्ट में जाते जाते सब ने ऑटोग्राफ लिए और एक एक को मैं एंटरटेन करता चला गया। तो वो जो कॉन्फिडेंस था कि खुद से बोल ना पाना, और इतनी कॉम्प्लेक्स की सामने ऑडियंस आपका मजाक उड़ा रही है, हूट कर रही है, कहीं से पीछे से ओए क्या आवाज आ रही है, वो सारी चीजों को मैंने मस्त तरीके से डील किया। ये जो सफर हुआ वो सिर्फ इस वजह से हुआ कि डर को खत्म कर दिया, और सबसे इंपॉर्टेंट तरीके से कि खुद की इमेज को खुद के नजरिए से देखो, दुनिया के नजरिए से तुम्हें देखने की जरूरत नहीं। अगर अच्छी लगी हो बात तो मुझे जरूर बताओ। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है कि कैसे आपको निकलना है इससे। सबसे पहले प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जब मैं पहली बार मुझे हार हुई थी, राइट, जब मुझे पहली बार हार हुई थी, तो यहां पर मैंने गिव अप करने की सोच ली थी। मैंने यहां गिव अप करने की सोच ली थी कि किस तरह से यहां पर यह काम करना है। राइट, और वापस मैं लौटा, लड़ाई की, खुद को प्रूव किया, तब जाकर ये चीजें मुझे मिली। तो पहली चीज होती है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। जिस जिसको डर है वो अपने आईने के सामने खड़ा हो जाए और कोई भी चीज, सबसे पहले क्या होता है, कार्ड टेक्निक होती है, यू यूज इट। छोटे छोटे कार्ड्स पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लो, ठीक है, छोटे छोटे कार्ड्स पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो। और जब लगे कि लंबे समय तक लंबे सेंटेंस याद नहीं कर सकते, तो उन जो है वो छोटे छोटे पॉइंट्स के सहारे बोलने की आदत डालो, बोलने की आदत डालो, राइट। दूसरा है विजुअलाइजेशन टेक्निक, जिसका प्रयोग मैंने किया था। ये जादुई टेक्निक है, लिटरली कह रहा हूं, मुझे आज भी वो व्हाइट लाइट याद आती जब मेरे सामने ब्लैकआउट हो गया था और मैं मुझे बस ये था कि कोई मुझे देखे ना, मैं मंच से कूद जाऊं। मैं कूदने के लिए तैयार था कि मैं स्टेज से कूद जाऊंगा, मुझे इतना डर लग रहा था कि मैं वहां से कूद जाऊंगा। और अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि मैंने कहा लोग मुझ पर हंसेंगे तो इससे ज्यादा क्या होगा। और मैंने आंख बंद करके एक कॉमेडियन की तरह खुद को फील किया कि मैं यहां लोगों को एंटरटेन करने आया हूं। मैं नहीं बोलूंगा टूटी फूटी इंग्लिश, मैं एक अच्छी हिंदी बोलूंगा। और मैंने अपने बारे में बताया, इनको एंटरटेन किया, और शायद वही सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट थी। तो यकीन मानिए ये एक ऐसी पावर है जो आपको हमेशा के लिए बदल देगी। अपनी जो इमेज सोचते हो, एक बेहतरीन पावरफुल वक्ता के रूप में अपने आप को समझ रहे हो, एक अच्छे जो है वो स्पीकर के रूप में देख रहे हो, उसको आंख बंद करके विजुअलाइज करो
कि तुम बोलते हुए मंच पे कैसे दिखाई पड़ते हो। जानते हो हमारे साथ क्या दिक्कत है कि जब हम, यकीन मानना, जो लोग भी स्टेज पर नहीं बोल पाते, मुझे बताना कि वो अपने इमेज को जब देखते हैं तो कहीं अरे कपड़े खराब तो नहीं है, मैं कैसा सामने दिखाई पड़ रहा हूँ, पेट तो नहीं निकला हुआ है, बहुत अजीब अजीब से आप जो है अपने बारे में, मेरा लुक अच्छा नहीं है, लोग मेरे ऊपर हंसेंगे, या मेरा रंग ऐसा है, या मेरा रूप ऐसा है, तो आप अक्सर देखते रहे, या लोग मेरे पर फप्तियां कसेंगे, कमेंट करेंगे, अपनी इमेज को आप बहुत इंफीरियर करके देखते हैं। हाँ या ना मुझे बताइएगा कि क्या ऐसा होता है, कैसा होता है कि आप अपनी इमेज को बहुत इंफीरियर करके देखते हैं, राइट? तो अपनी इमेज को जबरदस्त तरीके से देखिए। और तीसरी चीज है ब्रीदिंग एंड रिलैक्सेशन एक्सरसाइज, यानी अपने ध्यान लगाना, खुद को शांत करना, क्योंकि जब हमें डर लगता है तो हमारा नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, हम बुरी तरीके से परेशान हो जाते हैं, तो वो नर्वस सिस्टम हमारा कंट्रोल में ब्रीदिंग से आता है। क्योंकि जब परेशान होते हैं तो आपकी सांसें तेज चलने, जैसे आपको जब फियर होता है, कभी आप स्टेज पे जाते हो, इस तरह की आवाज आपके शरीर मुंह से आने लगती है, आप ऐसा लगता है कि आप सांस भरने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी सांस उखड़ रही है डर के मारे। ये फियर और फोबिया की वजह से होता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। अगला, अगर आप बोलना चाहते हैं तो आपके अंदर इनॉर्मस कॉन्फिडेंस होता है। जो बोलने वाला और सुनने वाला कभी भी बराबर नहीं हो सकते। आपने देखा होगा टीचर को हमेशा पोडियम ऊपर की तरफ दिया जाता है, जिस प्लेटफॉर्म पे वो खड़ा होकर पढ़ाता है। जो स्पीकर होता है वो मंच पर होता है। तो ये बड़े ध्यान से समझना, इसका संबंध कॉन्फिडेंस से होता है, राइट? जो अगर आप सामने वाले से दब गए तो आप कभी भी अच्छा बोल नहीं पाएंगे, ये हमेशा होता है। और अगर आप कॉन्फिडेंट, यस आई एम द एक्सपर्ट, तो अगर आप आई एम द एक्सपर्ट के बारे में बात करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस हमेशा ऊपर होगा। याद रखिएगा, कम्युनिकेशन हमेशा जो हायर कॉन्फिडेंस से लोअर कॉन्फिडेंस की तरफ ही होता है, ये नियम है। तो अगला जो सेगमेंट है वो है पॉजिटिव अफर्मेशन और कॉन्फिडेंस बना के रखना कि मैं जो बोल रहा हूं बेहतरीन बोल रहा हूं, राइट? बेहतरीन बोल रहा हूं और मेरी बात को लोग ध्यान से सुनेंगे, मुझे कम्युनिकेशन स्किल आती है। कॉपिंग स्ट्रेटजीज अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले जब आप नर्वस होते हैं तो उसको बार बार याद दिलाइए, यस आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। कई मूवीज आपने देखी होगी कि वो लोग स्टेज पे जाने से पहले प्रैक्टिस करते हैं, खुद को आईने के सामने कहते हैं यस यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। और आपको आश्चर्य होगा कि बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े नेता, अमेरिका के राष्ट्रपति भी यही टेक्निक को यूज करते हैं। और अगर बोलते समय कोई गलती हो जाए, कई बार मुझसे भी गलती हो जाती, किसी से भी, तो उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर लो कि हाँ बोलने में मुझसे गलती हुई, तो ऑडियंस उस चीज को माफ कर देती। लेकिन गलती के साथ आगे मत बढ़ो। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, राइट? अब अगली चीज मैं आपको बताता हूं, अगर आपको स्टेज पे बात करना है तो फोकसिंग ऑन ऑडियंस पे मैं बात करता हूं। यानी कहा जाता है आंख से आंख मिला के बात करो, कभी भी ऑडियंस की आंख से आंख मिलाकर बात मत करना। आपने अगर आंखों से आंखें मिला ली, आप कंफ्यूज हो जाओ, भूल जाओगे क्या बात हुई है, क्योंकि अलग अलग लोगों के देखने का तरीका, आई कांटेक्ट का तरीका अलग अलग होता है। बड़ी खास बात बता रहा हूं। तो क्या करना होगा, अब आपको बोलना है। अब आप वैसा भी नहीं इधर मुंह करके बोलोगे, ये भी नहीं है। आपको क्या करना है, उनके बालों को देखना है। जब भी आप कभी भी पब्लिक स्पीकिंग करें, आप ये करके देखिएगा, जब भी आप पब्लिक स्पीकिंग या क्लास के सामने खड़े हो या मंच पर खड़े हो, हमेशा उनके बालों को देखिएगा, कभी भी उनकी आंखों को मत देखिएगा। अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि वो अलग अलग तरीके के एक्सप्रेशन देंगे, आप भूल जाएंगे आप क्या बोल रहे हैं। तो आप सामने वाले की तरफ देखिए, उसको लगेगा कि आप उसकी आंखों में देख रहे हैं, बट आप एक्चुअली में उसके बालों की तरफ देखिए। तो इससे आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट? तो आपको क्या करना है, उसके बालों की तरफ देखना है और आपको यह प्रिटेंड करना है कि आप उसके साथ आई कांटेक्ट में बात कर रहे हैं। कभी भी ऑडियंस के सामने से आई कांटेक्ट को मत हटाइएगा, लेकिन उसके बालों की तरफ देखिएगा। इससे आपको एक धारा प्रवाह बोलने में बहुत मदद मिलेगी। नाउ अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो आप अपने मेंटर्स या कोच से बात कर सकते हैं कि मुझे बहुत अच्छी पब्लिक स्पीकिंग, आप मुझे बताइए क्या तरीके हो सकते हैं। पब्लिक स्पीकिंग ग्रुप, सबसे अच्छा अपने दोस्तों का ग्रुप बना लो और वहां से एक बातचीत शुरू करो, राइट? तो आप वहां से अपनी बातचीत शुरू करके धीरे धीरे 3-4 लोगों के ग्रुप में बोलना शुरू करो। सीधे मंच पे मत जाओ, क्योंकि एक बार अगर डर गए और लोगों ने हंस दिया तो उस फोबिया से, उस डर से बाहर निकलने में बहुत टाइम लगेगा। नेक्स्ट वन,
अपने बारे में फीडबैक लो। जैसे अभी हम गुरुकुल में क्या करने जा रहे हैं, अभी हम गुरुकुल में कैमरे की रिकॉर्डिंग करने जा रहे हैं। जी हाँ, हम सबसे पहले उनको इंटरव्यू बोर्ड में बिठाएंगे और कैमरे से रिकॉर्डिंग करना शुरू करेंगे, ताकि वो अपना फीडबैक ले सके कि जब इंटरव्यू पैनल ने अपना क्वेश्चन पूछा उन्होंने किस रूप में जवाब दिया। दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये फीडबैक लेना बहुत जरूरी होता है। और अगला जो सेगमेंट है वो ये होता है कि अगर कोई सेटबैक आ जाए, लाइफ में डर लगे, तो बाउंस बैक करो और लगातार प्रैक्टिस करो। ये सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चलो। जी हाँ, हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चलो कि यस आई कैन बी द बेस्ट स्पीकर। और आप आश्चर्य करेंगे कि ये जो स्पीकिंग स्किल बहुत पावरफुल होती है। जब ओबामा राष्ट्रपति चुनाव करने के लिए आए तो उनके जो बोलने की कला थी, पहले आपको पता था कि वो पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे और अमेरिका में इससे पहले जो है अश्वेत राष्ट्रपतियों के लिए कोई जगह नहीं थी, ब्लैक जो है उनके लिए जगह नहीं थी। बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, वो हमें दुनिया भर का ज्ञान देते हैं। लेकिन जब ओबामा ने बोलना शुरू किया, जो उनकी स्पीचेस, अभी इंटरनेट पे आप चले जाए, द वे ही स्पीक, द वे ही डिलीवर, द वे ही कनेक्ट टू हिज ऑडियंस, और जब उन्होंने नारा दिया तो उसने पूरे अमेरिका को आंदोलित करके दी। एक नेता जो होता है वो अपने भाषण से बड़ी बड़ी सेनाओं को आंदोलित कर देता है, लोगों को अपने प्राणों को न्यौछावर करने की पावर दे देता है। ये होती है वाणी की ताकत, ये होती है कम्युनिकेशन की पावर, ये होता है वो तरीका जहां पर छोटी छोटी सेनाओं ने इतिहास में बड़े बड़े युद्ध जीत लिए सिर्फ अपने लीडर के कम्युनिकेशन की वजह से। आजाद हिंद फौज में अगर दुनिया के बड़े बड़े लोग, सिर्फ जो हमारे नेताजी थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनकी कम्युनिकेशन स्किल, उसकी वजह से घबराते थे, वो सेनाओं को आंदोलित कर देते थे, लोग उनके साथ आकर जुड़ने के लिए परेशान रहते थे। जिन्ना ने कहा था कि मैं सिर्फ एक ही आदमी से डरता हूं, मैं सिर्फ एक ही आदमी को अपना नेता मान सकता हूं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। जिन्ना जो गांधी को फूटी आंख नहीं देखना चाहता था, नेहरू को नहीं देखना चाहता था, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति को अपना लीडर मानने के लिए तैयार था कि अगर ये मेरे लीडर होंगे तभी मैं भारत का विभाजन रोकूंगा, और वो कोई और नहीं थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल थी इतनी औसम थी कि मतलब लोग अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाते। महिलाएं अपना समस्त जेवर ले जाकर डाल देती थी, महिलाएं भागीदारी करनी थी, वर्दी पहनकर सेना के साथ जुड़ जाती थी। ये कम्युनिकेशन की पावर होती है। तो कम्युनिकेशन की पावर को आप इस्तेमाल करके बेहतरीन लीडर बन सकते हैं, बेहतरीन तरीके से आगे जो है वो चीजों को कर सकते हैं। और एक ऑफिसर अगर बनने का सपना देख रहे हैं तो आपको एक अच्छा वक्ता बनना ही पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो ये करियर है वो एक लीडरशिप का करियर है। आपको हजारों हजारों लोगों की भीड़ को संबोधित करना पड़ेगा, उनको आंदोलित करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन स्किल एक सामाजिक आंदोलन को जन्म दे सकती है। और याद रखिएगा, आप कौन हैं? आप एजेंट ऑफ चेंज हैं, आप बदलाव के घटक हैं, आप बदलाव के एजेंट हैं। और बदलाव के एजेंट में सिर्फ आपकी शक्ति नहीं है, जन समूह की शक्ति जब जुड़ जाएगी तभी तेजी से बदलाव होगा। यही संसार का नियम है। और अगर आप अपनी इस ताकत को आगे बढ़ा पाते हैं तो जिस भी जिले में आप जाएंगे, जिस भी क्षेत्र में जाएंगे, वहां की महिलाएं, वहां के बच्चे, वहां के दिव्यांग, वहां के समस्त लोग आपके एक आह्वान पर आपके साथ आकर जुड़ जाएंगे। और अगर वहां के साथ, वहां के लोगों के साथ आपने कम्युनिकेशन कर लिया, उनको बताया कि देखो खुले में शौच नहीं करना है, इससे ये बीमारी होगी, और आपके बात करने का तरीका इतना बेहतरीन है, और लोगों ने आपके कहने पर वो बुरी आदत छोड़ दिया। आपने कहा कि इस बच्ची को पढ़ाओ, इसकी अभी शादी नहीं होनी चाहिए, और आपके बात पे विश्वास करके उन्होंने छोड़ दिया। यकीन मानिए आप कितनी बड़ी सामाजिक क्रांति अपनी वाणी की वजह से कर पाएंगे। और इतिहास गवाह है, बड़ी बड़ी सामाजिक क्रांतियां जो बड़े बड़े लीडर्स हुए हैं वो अपनी वाणी, अपने बोलने की वजह से हुए हैं। यही संसार का नियम है। इतिहास ऐसे ही लोगों को नायक या लीडर कहता है। हर लीडर में एक सबसे खास बात होती है कि वो बहुत खुले दिल से संप्रेषण करता है, कम्युनिकेशन करता है, और जनता को अपनी वाणी से ऐसा बांध लेता है कि उसके लिए वो अपना सर्वस्व न्यौछावर या समस्त कुछ बदलाव करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये होती है स्पीकिंग पावर। और मैं चाहता हूं कि आपके अंदर ये बदलाव की ताकत आए, आप अपनी वाणी के प्रभाव को समझ सके, अपने बोलने की कला को निखार सकें, इतना निखार सकें कि एक अच्छे ऑफिसर बन सकें, आप एक जन आंदोलन क्रिएट कर सके। आपके कहने पे लोग पानी बचाना शुरू करें, आपके कहने पे लोग पेड़ों को लगाना शुरू कर दें, आपके कहने पे नदियों को गंदा करना बंद कर दें। यकीन मानिए भारत माता के आप एक ऐसे सपूत बन जाएंगे जिसने अपने क्षेत्र में रहते हुए भारत माता की इतनी सेवा की है कि आज जो भारत माता लहूलुहान हो रही हैं वो सारे जख्म भर जाएंगे, और वो सिर्फ आपकी वाणी की वजह से होगा।
इसी दुआ के साथ मैं यही उम्मीद करूंगा कि जबरदस्त तरीके से अपने आप को परिवर्तित करेंगे, अपनी महानतम शक्ति को आप समझ पाएंगे कि जो ये जिह्वा यानी ये जीभ, ये टंग जो हमें ईश्वर ने दी है, उसका कितना अधिक प्रयोग किया जा सकता है। ये संसार की सबसे बड़ी शक्ति है और सबसे बड़ा विध्वंस है। जब द्रौपदी ने कहा दुर्योधन को कि अंधे का पुत्र अंधा होता है, तो वो बदले से पागल हो गया और महाभारत का युद्ध देखने को मिला। विनाश दोनों तरफ से हुए, रथी महारथी दोनों तरफ से मरे। तो इसीलिए कहा गया है बातई हाथी पाइए बातई हाथी लात। ये बहुत बड़ी ताकत होती है और यही जीभ की कमाल थी कि डाकू अंगुलीमाल आकर खड़ा होता है और महात्मा बुद्ध इससे इतना प्रेम से बात करते हैं, उसकी गाली आलोचना को ऐसे प्यार से सुनते हैं कि वो महान जो बड़ा सा डाकू था वो नतमस्तक हो जाता है उनके चरणों पे और अपना सर्व कुछ निछावर करते क्या करता है, बुद्ध का भक्त हो जाता है, उनके साथ जुड़ जाता है, हथियार त्याग देता है, हिंसा त्याग देता है। ये है वाणी की ताकत। बुद्ध ने ना हथियार उठाया, ना कोई जादू टोना दिखाया, ना कोई चमत्कार दिखाया, सिर्फ कम्युनिकेशन किया। ऐसा कम्युनिकेशन किया कि व्यक्ति का हृदय परिवर्तित हो गया, हार्ट चेंज हो गया और इतना बड़ा हार्ट चेंज हो गया कि इतिहास गवाह है कि उनके सन्यासियों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ने लगी।